हेलो एंड वेलकम टू PYQ2 AIR सीरीज। हम कंटिन्यू करेंगे अपने पॉलिटी के क्वेश्चंस के साथ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन देखें। 2024 का ये सवाल, discuss India as a secular state and compare it with the secular principles of US Constitution। 15 mark का question। First of all, understand by looking at this question how UPSC forms a question from polity subject। ये मैंने हर वीडियो में बताया, बट हम क्वेश्चन देख के थोड़ा हमें और ज़्यादा बेटर आइडिया लगता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आधा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। एंड आई वुड से दिस इज अ वेरी बहुत ही ज़्यादा अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव आई वुड से कि ये टॉपिक है, क्योंकि हमें पता है सेक्युलरिज्म को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज, बहुत ज़्यादा बातचीत, कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, कोई भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी इनिशिएटिव या कुछ भी अपनी तरफ से कुछ करती है, तब आजकल बहुत बात हो रही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है सेक्युलरिज्म को लेके बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपको देखने को मिलता है ना कि कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, ठीक है, लिंचिंग हो रही है, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट है। तो ये सब चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है अभी के टाइम पे। तो ये 2024 में पूछा गया है, बट दोबारा भी आ सकता है। तो डिस्कस इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। अब इसके टाइप का एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि प्रियम्बल के अंदर हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, जो मॉरल्स लिखे हुए हैं, उस पर पूछा जा सकता है। इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट पूछ ले, क्योंकि बहुत रेलेवेंट है। इंडिया एज ए सॉवरेन स्टेट भी आ सकता है, फ्रेटर्निटी के बारे में भी रेलेवेंस आ सकती है। तो आपको जो है सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं स्पेसिफिकली गाइडिंग लाइट प्रियम्बल के अंदर, उसके आज के टाइम पे क्या रेलेवेंस है आपको पता होनी चाहिए। जैसे फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी क्या है, ब्रदरहुड का क्या मतलब है, लेकिन आज के टाइम पे क्या वो और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। जहां पर आपको भले ही आपने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे रखी है कि हम जो है सबको बराबर मानते हैं, ये है वो है, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बट फिर भी आपको फ्रेटर्निटी की रेलेवेंस आज क्यों ज्यादा लगती है, क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेटर्निटी ज्यादा? आपको कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं, डिविजन देखने को मिलती है बेस्ड अपॉन रिलीजन, कास्ट, ये वो। तो ब्रदरहुड तो रहा ही नहीं है अब हमारे देश के अंदर, तो हर जगह आपको देखने को मिलता है। तो आपको हर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की आज की प्रेजेंट रेलेवेंस कि इंडिया उस वाले कॉन्टेक्स्ट को लेके कहाँ खड़ा है आज, वो पता होना चाहिए। एंड कंपेयर इट विद द सेक्युलर प्रिंसिपल्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी जैसे पूछती है, दैट इज पॉलिटी में कंपैरेटिव एनालिसिस। ये तो इन्होंने यूएस का पूछ लिया, दे कुड हैव एनी आस्क्ड एनी वेस्टर्न कंट्री, बिकॉज हमें पता है पॉजिटिव जो है और नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है इंडिया और वेस्ट का अलग अलग है ना। इंडिया एंड वेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट, सो दे कुड हैव गिवन अ ब्रॉडर हेयर कि भाई वेस्ट का कॉन्सेप्ट बता दो। इन्होंने यहाँ पे यूएस पूछ लिया, कोई और कंट्री भी आ सकती थी। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि किस हिसाब से क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। अब आगे देखो, इंट्रोडक्शन में एज यूजुअल सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म इज अ प्रिंसिपल दैट एडवोकेट्स द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। ठीक है, सेक्युलरिज्म का मतलब ना जनरली लोगों को लगता है कि हाँ, ब्रॉडर कॉनोटेशन में जनरली लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, अगर आप बाहर सिटीजन से पूछें कि सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है, तो उनको लगता है सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट। सही बात है, ये भी है, लेकिन आपको अगर मैं बिल्कुल कोर मतलब बताऊं सेक्युलरिज्म का, ये है कि रिलीजन यानी कि धर्म और पॉलिटिक्स, ठीक है, इनको बिल्कुल एक दूसरे से दूर रखो। पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का धर्म से कोई नाता नहीं है। बट ये कैसी आयरनी है कि हमें ये वाली चीज हमारे देश में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। आप कितना भी हेट स्पीचेस रोकने की कोशिश कर लें, कितना भी कोशिश कर लें कि धर्म के नाम पे वोट ना बने, वोट ना मांगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई देता नहीं है। और अगर लोग आउटराइटली जाके धर्म के बारे में डिस्कस नहीं करते वोट मांगते हुए, लेकिन उनके पूरे साल के कार्यकाल में आपको ये चीज देखने को मिलती है कि पूरी टेन्योर के अंदर वो कुछ ऐसे रिलीजियस पॉलिसीज या फिर कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी का फायदा हो, है ना, उसके वोट्स अपने पास आए। तो ये चीज बड़ी डिफिकल्ट है। तो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई धर्म को और पॉलिटिक्स को अलग रखो, सत्ता और धर्म का आपस में कोई मेल नहीं है। इट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी वेयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहां पे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? चर्च और टेम्पल, मदरसा, ये स्टेट के इंस्टीट्यूशन से अलग हैं, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इनके ऊपर इन दूसरों का कोई डिपेंडेंस नहीं है।
अब आ जाओ इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। पहले तो इन्होंने यही पूछा था डिस्कस इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, वही बताना है हमें। तो कैसे, किन किन वजहों से हम देखते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सबसे पहले देखो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। हमारे यहाँ पर फर्स्ट है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। हम क्या है कि हमारे सारे सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, सेक्स सेम है ना, हम इक्वल हैं वो लॉ के बीच में, लॉ के सामने। सेकेंड है आर्टिकल 25 से 28 गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में एक इंसान को पूरा पूरा अधिकार है टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट देयर फेथ फ्रीली। मतलब अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे पास ये पूरा अधिकार है कि मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, हिंदुइज्म के जितने भी रिचुअल्स हैं मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, प्रोफेस कर सकती हूँ, मतलब लोगों को बता सकती हूँ, और प्रोपोगेट फैला भी सकती हूँ, ये इसका अधिकार मेरे पास है। तो एक तो ये है। तीसरा है आर्टिकल 30 जहां पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव राइट टू प्रिजर्व देयर कल्चर। हमारे देश में क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो हमें हमेशा, हमारे फोर फादर्स को ये था कि जो रिलीजियस और आपकी जो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं इनको किसी तरीके से कल्चर से खतरा ना पहुंच जाए, तो इनको पूरा अधिकार दिया है आर्टिकल 30 के अंदर कि ये अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। दूसरा है इंडिया क्या है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। ये थोड़ा सा सोसाइटी जैसा लगेगा पॉइंट, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। इंडिया की जो सेक्युलरिज्म है वो है इंक्लूसिव सेक्युलरिज्म, जहां पर हम हर रिलीजन के लोगों को जो है इंक्लूड करना चाहते हैं, और हमारे देश के अंदर बहुत सारे डाइवर्स रिलीजियस फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। एग्जाम्पलीफाइंग राजीव भार्गवा, आपने सोसाइटी में नहीं तो सोशियोलॉजी में ये थिंकर जरूर पढ़े होंगे। राजीव भार्गवा ने आइडिया दिया था ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। आपको देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे दिवाली भी मनती है, आपके यहाँ पे क्रिसमस भी है, ईद भी है, ठीक है, गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी मनाते हैं हम। तो हमारे यहाँ पर डाइवर्स रिलीजियस फेस्टिवल्स देखने को मिलते हैं। बट अब अगर मैं बोलूं कि प्रेजेंट डे कहानी क्या है, अभी आपने रिसेंटली देखा था कि जब अभी पिछले साल की जब क्रिसमस गई थी, कितनी ज़्यादा मॉब लिंचिंग की आपको देखने को मिली। आपको देखने को मिला लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की, जहाँ पे जो है वो ट्री लगा हुआ था, क्रिसमस ट्री, जहाँ पे सांता क्लॉज थे। ये जो है ये खतरनाक है हमारे देश के लिए, ये सही चीज़ें नहीं है जिससे हम बोलते हैं कि भाई ये वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा डिस्कशन होती है। तो ये देखो, अभी तीसरा है जुडिशियल इंटरवेंशन। सुप्रीम कोर्ट इन एसआर बोमाई जजमेंट, ये बहुत फेमस जजमेंट थी, ठीक है, हेल्ड सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फोर्थ इज पॉजिटिव मॉडल। इंडिया का जो मॉडल है वो है पॉजिटिव मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। अब इसका क्या मतलब है, इंडिया के सेक्युलरिज्म जो है वो परमिट करता है पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज का क्या मतलब है, एक होते हैं आपके क्रिमिनल वाले, ये वाले हैं सिविल वाले। सिविल वाले यानी कि मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, ये सबसे रिलेटेड। तो हमारे यहाँ पे इंडिया की सेक्युलरिज्म ऐसी है कि हर रिलीजन के वाले इंसान को पर्सनल लॉज, जैसे कि हर रिलीजियस कम्युनिटी के अपने पर्सनल लॉज हैं जो उनको ऑटोनॉमी देते हैं कि तुम्हें डिवोर्स कैसे देना है, तुम्हें शादी कैसे करनी है, तुम्हें इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड करनी है। एग्जांपल है मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये आपको पता है ये शरीयत के अकॉर्डिंग चलता है ना, शरीयत के अकॉर्डिंग चलता है। अब ये क्योंकि आपने यहाँ पर ये पर्सनल लॉज की आज़ादी दे रखी है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग शादी, मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी वाला, इनहेरिटेंस वाला चलवाएं। तो जब ट्रिपल तलाक पे बैन लगा था, ठीक है, यहां पर समझो, ट्रिपल तलाक पे जब बैन लगा था यही वाली बात उठी थी कि ये कैसे कर रहे हैं आप। और अगर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डिबेट जो चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये हो रहा है कि अब किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के पर्सनल लॉज जो हैं वो अलग अलग नहीं रहेंगे। हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, आपको पता है हिंदूज जो है अभी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी करते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो शरीयत के अकॉर्डिंग करते हैं, इसीलिए वहां पे 4 शादी अलाउड भी थी। और ट्रिपल तलाक तो चलो बैन ही हो चुका। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो सारे देश के इररिस्पेक्टिव कौन सा रिलीजन, कौन सी कम्युनिटी है, सबके लिए सिविल पर्सनल लॉज एक जैसे हो जाएंगे। इसीलिए इसके ऊपर इतनी डिबेट होती है। तो ये वाली चीज याद रखनी है। लेकिन हमारे यहाँ पे है पॉजिटिव मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। आगे देखो, स्टेट सपोर्ट फॉर रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिस। यहाँ गड़बड़ है, देखो आपने एक तरफ तो प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमारा पॉजिटिव मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है जहाँ पे स्टेट जो है किसी रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि हमने हज के लिए सब्सिडी दी हुई है, लंगर के लिए जो सिख लंगर लगाते हैं उसमें भी हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बट कभी कभार ना ये वाला जो पॉइंट है जहां पे स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करे, ये ना थोड़ा ओवररीच जैसा हो जाता है। कभी कभार इसका दायरा लांग के स्टेट जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फेवर करने लग जाती है, जो कि दूसरी कम्युनिटीज के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम बोल रहे हैं कि इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट है, तो कैसे कैसे हमें देखने को मिल रहा है कि सेक्युलरिज्म डाइल्यूट होता जा रहा है हमारे देश में। हमें आज प्रेजेंट डे सिनेरियो में
ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, सेक्युलरिज्म की डाइल्यूशन बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले है कम्युनल वायलेंस एंड पोलराइजेशन। पोलराइज करना, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, आप उसमें एल्गोरिदम बोले या जो मर्जी बोले, पोलराइज्ड माइंडसेट देश के लिए हमेशा खतरा बनेगा ही बनेगा। दो पोल्स, पोलराइजेशन का क्या मतलब है, टू पोल्स ऑफ थॉट्स आर क्रिएटेड, जहां पे आपको ये लगने लगता है कि एक होती है एक्सेप्टेंस कि भाई सामने वाला मुझसे अलग है बट आई एक्सेप्ट देम, एक होती है कि ये मुझसे अलग भी और ये मुझे चाहिए भी नहीं, हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में। तो ये पोलराइज्ड माइंडसेट कम्युनल राइट्स, कम्युनल वायलेंस को जन्म देता है। जैसे कि नूह में वायलेंस हुई थी हरियाणा में 2023 में, दिल्ली के हुए थे राइट्स, मुजफ्फरनगर के हुए थे, बहुत है यहाँ पर, तो जितना मर्जी लिख लो एग्जाम्पल। यूज ऑफ हेट स्पीच ड्यूरिंग इलेक्शन, ये बहुत खतरनाक है। अब आप देखो, अपेरेंटली द आयरनी इज द पॉलिटिकल लीडर्स हु आर एट द फोर फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि उसी से उनको पावर मिल रही है, यही लोग जो हैं जब इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं ये जाके हेट स्पीचेस बोलते हैं। आपने बहुत फेमस स्पीचेस सुनी होगी कि इतनी देर के लिए पुलिस हटा दो तो देखो क्या होता है, XYZ, बहुत सारे लीडर्स बहुत टाइप की बातें करते हैं जो देश के लिए बड़ी हार्मफुल होती है। पोलराइजेशन की बिगिनिंग आई वुड से इन्हीं हेट स्पीचेस से होकर गुजरती है। आप भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों का माइंडसेट ब्रेन वॉश करते हैं, जिसकी वजह से हाल खराब होता है। तीसरा है मॉब लिंचिंग एंड विजिलेंटिज्म। अब ये भी खतरनाक है। मॉब लिंचिंग का क्या मतलब है, क्राउड हैज नो फेस, व्हेन अ क्राउड गैदर्स एंड ट्राई टू किल अ पर्सन विदाउट इवन अ प्रॉपर रीजन। और मॉब लिंचिंग तो हर केस में ही गलत है, जस्टिस के सारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है ये। जैसे कि एक इंसान को बीफ कैरी करने के लिए लिंच किया गया था, पालघर में साधुओं की लिंचिंग हुई थी, तो ये वाली चीज है, ये दोनों कम्युनिटीज के लिए खराब है, ठीक है। देन सोशल एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी, नाउ दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। व्हाई आई एम सेइंग दिस, यू विल से कि नहीं मैम यहाँ पर तो लोग मर रहे हैं या कुछ भी है, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। व्हाई, अब यहाँ पर आपने आइसोलेट करना ही शुरू कर दिया ऑल टुगेदर, यू आर ट्राइंग टू एक्सक्लूड इट। हम इतना ज्यादा बात करते हैं इंक्लूसिवनेस के बारे में हमारे देश में कि हम तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं और पता नहीं क्या क्या है, इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं हर जगह। वैसे तो आप एक तरफ इकोनॉमिक पॉलिसीज में अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो कि सारी कम्युनिटीज को हम इंक्लूसिवनेस में ले आए, लेकिन दूसरी तरफ अब आप एक्सक्लूड करने पर आ गए हो जस्ट बिकॉज अ पर्टिकुलर पर्सन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। एग्जाम्पल, मुस्लिम वेंडर्स को बॉयकॉट किया गया था टेम्पल फेयर्स इन कर्नाटक। दिस इज पैथेटिक एज हेल, आई एम ट्राइंग टू टेल दिस बिकॉज अंडरस्टैंड, जैसे बहुत जगह ऐसा है जहां पे बहुत ही ब्यूटीफुल सोशल फैब्रिक हमारे देश में दिखाई देता है। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, जैसे कि केदारनाथ है। केदारनाथ जब आप घूमने के लिए जाते हैं, दैट इज अ हिंदू पिलग्रिमेज साइट, हमें पता है, पर वहां पे वो जो घोड़े वाले हैं, जो खच्चर वाले जो ऊपर आपको ले जाते हैं, मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, यू नो दैट, मुस्लिम कम्युनिटी। अब आप आगे जाके ये बोलते कि नहीं ये तो हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, मैं मुस्लिम्स कैसे ऊपर लेके जा रहे हैं, ये बहुत ही खराब बात है। हमारे यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना गंगा जमुना तहसीब, ये बहुत इंपॉर्टेंट रही है, हमारे देश के सेक्युलरिज्म को खड़ा करके गई है। और ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे दो रिलीजियस कम्युनिटीज इकोनॉमिक गिव एंड टेक की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं, डिपेंडेंट है। जैसे बनारस है, बनारस में आपको पता है कपड़े का काम है ना, समझो बात को, वहीं से वो गंगा जमुना तहजीब का बहुत ज्यादा बड़ा वो आता है। बनारस इज वेरी फेमस फॉर क्लोथ, टेक्सटाइल्स, है ना। वहां पर ऐसा सेटअप है कि लिटरली जो हिंदूज हैं वो क्या है, शॉपकीपर्स हैं, उनकी दुकानें हैं वहां पर, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो वेंडर वाला जो काम है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो सारा काम मुस्लिम कम्युनिटी करती है। इस चक्कर में उनका आपस में बहुत ज्यादा लेन देन है। हम देखो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ब्यूटिफुल्ली दो डिफरेंट कम्युनिटीज को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कर देती है। लेकिन जब आप यहां से एक्सक्लूड करना शुरू करेंगे ना, आप भूल जाइए आप अपने देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट चुन रहे हैं, बिल्कुल खराब। सोसाइटी का तो जो होगा, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी भूल जाएंगे। तो ये वाला जो है ये बहुत खराब चीज है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे वर्स्ट चीज है ये। अब डाइल्यूशन, अगर अब यहां पर आगे एक स्टेप और है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी इतना नहीं हुई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पास हो जाता है वो भी कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म का डाइल्यूशन ही है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं, जो मुझे लगता है इसी वाले स्टाइल का क्वेश्चन जो आ सकता है ना, मैं अगर बोलूं तो यहां पर अगर यूपीएससी चाहे मैं होती तो यहां पे क्वेश्चन पूछती, सेम क्वेश्चन बन सकता है। आपको पता है यूएसए भी डेमोक्रेसी है, इंडिया भी डेमोक्रेसी है। इंडिया क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यूएसए क्या है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, है ना। तो मैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन सकता है, सेकुलर हटा दो, डेमोक्रेटिक लगा दो, डिस्कस इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट एंड कंपेयर इट विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हटा दो, ऑफ कोर्स यूएस बस। अब यहां पर देखो कैसे बनेगा सवाल, इंडिया डेमोक्रेसी है, बिल्कुल है, लेकिन रिसेंटली में फिर यहां पे इंट्रोडक्शन बदल जाएगा। रिसेंटली में एक इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो ट्रूली डेमोक्रेटिक अब नहीं है, अब हम पार्शियली डेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ प्रिंसिपल सो कॉल्ड मीडिया जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। उनको इसीलिए नहीं लेकर आए थे आप कि जो है आप गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे। जहां पर गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, जहां पर आपको लगता है कि नेशन की स्पाइन बन के खड़े होने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ, जब हमें एक्सटर्नल थ्रेट दिखाई देता है, डिजास्टर्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही करती है मीडिया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रिटिसिज्म they are blind enough to not even raise important topics of inflation, of बहुत सारी चीजें, environment, religion को लेके जितना भी hatredness फैलाया जाता है, इस चीजों को सवाल ही नहीं उठाते। आपको क्रिटिसाइज गलत तरीके से नहीं करना, बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो कर सकते हैं ना। और मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर जो है पब्लिक को अवेयरनेस देनी है। पब्लिक को कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है? न्यूज, प्रिंटेड मीडिया, मास मीडिया या फिर सोशल मीडिया। अब आप ये जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स वाला जो सारा सीन हुआ था, अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे, वहां पर मास मीडिया अपना काम करती नहीं दिखाई दी, इसीलिए तो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा अब आपने देखा कि लोग ही आपस में चीजें शेयर कर रहे हैं। तब जाके गवर्नमेंट मजबूर हुई कि भाई जाके इंस्टाग्राम पर भी बना लो अपना अकाउंट। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इंडिया डेमोक्रेटिक स्टेट है, इसका डायल्यूशन कैसे देखने को मिलता है मैंने आपको बता दिया। मास मीडिया के ऊपर इल्जाम लगते हैं, ठीक है, कोई रिपोर्टर्स हैं जो कि अगेंस्ट बोल देते हैं, उनके ऊपर सरकार जो है विजिलेंस बिठा देती है ना, उनके अकाउंट्स टेक डाउन। देखो इंस्टाग्राम पे कितनी बार आया कि अकाउंट्स को बंद कर दिया गया, पेजेस को बंद कर दिया गया जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे थे। लोग जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में जाते हैं उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। ये सब क्या है? डाइल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन बीच में ये भी बातचीत हुई थी कि आपने जंतर मंतर जैसी जगहें छोड़ ही क्यों रखी हैं प्रोटेस्ट के लिए? ये तो वर्स्ट पार्ट है। देश की कुछ ऐसी जगहें बनाई ही गई थी डेमोक्रेसी को खड़ा करने के लिए। जंतर मंतर आई वुड से इज अ poll standing showing that India is a democratic country, that is a dedicated place to raise your voice against government, to raise your questions against government, to have criticism for them. But अगर आप ये सब चीजें डिस्कस करेंगे तो हम तो फिर पार्शली डेमोक्रेटिक बनेंगे ही, है ना। जब आप डिक्टेटोरियल पॉलिसीज देखने को मिलती हैं, ठीक है, इतना सब कुछ अभी भी चल रहा है ना, पीएम केयर फंड को लेके ये सब, तो आप ये वाला क्वेश्चन आए, ये बिल्कुल आ सकता है। यूएस के साथ इसको कंपेयर करने को बोल सकते हैं। अब आपको समझ में आया मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। पीवाईक्यूज देख के अपना दिमाग चलाओ कि क्या करंट अफेयर में चल रहा है, क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा प्लॉट मिस कर दिया यहाँ पर। आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी आस्क्ड इन फ्यूचर। नाउ कमिंग बैक, सो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है वो भी सेकुलरिज्म का डाइल्यूशन है, क्योंकि आपने क्या है, पहले तो आपने पर्सनल लॉस के लिए अलाउ ट्रिपल तलाक बैन करना है या कोई भी रिग्रेसिव प्रैक्टिस बैन करनी है। नाउ लेट मी मेक यू दिस वेरी, मतलब समझो इस बात को। when पर्सनल लॉज हर रिलीजियस कम्युनिटी के अलग अलग हैं, दैट इज फाइन, ठीक है। यू हैव योर फ्रीडम, ठीक है, टू डिसाइड हाउ विल यू मैरी, हाउ विल यू डिवोर्स, हाउ विल यू गिव योर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, दैट इज फाइन। बट इफ यू फील, इफ गवर्नमेंट फील्स, क्योंकि गवर्नमेंट को तो थोड़ा सा मॉडर्न पर्सपेक्टिव आगे भी लेके जाना है ना, देश का समाज भी सुधारना है, नहीं तो फिर आप इन सब चीजों पे बात कैसे करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि किसी पर्सनल रिलीजियस कम्युनिटी के पर्सनल लॉज के अंदर कुछ रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं और वो हर कम्युनिटी में मिलेंगी, हमारे हिंदुओं में क्या चाइल्ड मैरिज नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है। हमारे यहाँ पे डाउरी नहीं है? बिल्कुल है। हमारे यहाँ पे पर्दा नहीं था, सती नहीं थी, था, हर चीज थी। ऐसे मुस्लिम्स में ट्रिपल तलाक है या व्हाटएवर, 4 मैरिज में अगर आपको लग रहा है कि फीमेल्स की पोजीशन खराब हो रही है, इफ गवर्नमेंट फील्स दैट देयर इज सम रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस इन द पर्सनल लॉज ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी, देयर शुड बी अनदर मेथड टू डील विद दैट, देयर शुड बी अनदर मीन्स टू amend that, to remove that from the society. But अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है फिर डिबेट इसी चीज पर आएगी कि आप सेकुलरिज्म अंडरमाइन कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक भी जब लोग जो अगेंस्ट थे ट्रिपल तलाक बैन के, वो यही चीज को लेके ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि भाई ये अगेंस्ट है हमारे। अब हम इंडिया और यूएस के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स पे डिफरेंस देखते हैं। इंडिया क्या है? प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। ट्रूली सेपरेट है? नहीं है, क्योंकि ऊपर उन्होंने बोल दिया है कि स्टेट एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या किसी चीज को भी सपोर्ट कर सकता है। फंडिंग का आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल डिस्टेंस है। यूएसए में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, दूर दूर तक स्टेट का और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इंडिया में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, वही वाली बात जो मैं आपको बोल रही थी, फॉर रिफॉर्म और
फॉर इक्वालिटी। वही ट्रिपल तलाक वाला जो बैन किया है वो रिफॉर्म्स के नाम पे किया है, या फिर साबरीमाला वाला थोड़ा सा जो हुआ था वो भी अगेन। तो स्टेट इंटरवीन कर सकता है रिलीजन में जब उसको लगे कि हमें रिफॉर्म करना है, समाज सुधारने, इक्वालिटी लानी है। यूएसए के अंदर स्टेट जो है इंटरफेयर ही नहीं कर सकता रिलीजियस मैटर्स में, ना वो कोई सपोर्ट कर सकता है ना अगेंस्ट, न्यूट्रल बिल्कुल। तीसरा, इंडिया के प्रियम्बल के अंदर एक्सप्लिसिट मेंशन है वर्ड सेक्युलर का, यूएसए में ऐसी कोई टर्म एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, बस फर्स्ट अमेंडमेंट से डिराइव की गई थी। इंडिया के अंदर सारे रिलीजन्स की इक्वल रिस्पेक्ट है, यूएस के अंदर स्टेट न्यूट्रल है, रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है, वहां पर रिलीजन को भखान करके, जैसे हमारे यहाँ पर घरों के बाहर झंडे लगाना, रिलीजियस सिंबल्स लगाना, ये सब है। यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर, वट एवर दे वॉन्ट टू डू इन देयर पर्सनल लाइफ। नेक्स्ट, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है इंडिया के सेकुलरिज्म में? ट्रिपल तलाक बैन, हज पे सब्सिडी जो है विड्रॉ कर ली गई। और यूएस में देखो नो स्कूल प्रेयर, स्कूल में प्रेयर्स ही नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने बोला कि हमारा कोई देना ही नहीं है रिलीजन से। चर्च की स्टेट फंड, ये देखो स्टेट फंडिंग बैंड है। ये आई थिंक दिस इज, इफ आई कैन से, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट स्टेप, दिस इंडिया शुड ऑल्सो टेक मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडिया को भी एक जो है इसको अपना लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और स्टेट की फंडिंग कनेक्ट करके रखेंगे ना, बहुत डिफिकल्ट है। पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है इलेक्शंस में, तो ये वाली चीज आई थिंक कैन बी अडॉप्टेड for betterment in the future. Therefore, while both India and US uphold secularism and religious freedom, दोनों कंट्री सेक्युलर हैं, दोनों रिलीजियस फ्रीडम को रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन इनकी अप्रोच डिफरेंट है, क्योंकि हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग अलग है। क्योंकि हमारे देश में सोशल कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन्स के साथ साथ बहुत सारे सोशल इवल्स भी आए हैं, मैंने आपको नाम बता दिए हैं। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट की वजह से स्टेट को, सरकार को इंटरफेयर करना पड़ता है, ताकि ये जो है वापस डार्क एज में, रिग्रेसिव एज में ना पहुंच जाए। नेक्स्ट सवाल देखो 2024 का, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया, एज अ रिजल्ट ऑफ इट हैज द इंडिया सुप्रीम कोर्ट एमर्ज एज मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। दिस इज अगेन अ 15 मार्क का क्वेश्चन। दो सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं कि एक तो ये बताओ ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में कि सडनली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का बहुत ज्यादा राइज है। मैं बताती हूँ PIL क्या होता है, और इसकी वजह से जो PIL में राइज है, क्या इंडिया की सुप्रीम कोर्ट मोस्ट पावरफुल जुडिशरी है? अगेन कोई एक साइड नहीं लेनी है, दोनों साइड के पॉइंट्स बताने हैं आपने। अब देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी थीम, कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसा कारण जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है, मतलब जो पूरे सिर्फ मुझे इंपैक्ट नहीं डालेगा या किसी एक इंसान को नहीं, पूरे समाज पे इंपैक्ट डालेगा। मान लो सरकार जो है कोई एक ऐसी पॉलिसी, कुछ ऐसा कदम उठा रही है जो पब्लिक को लगता है, या फिर किसी एक NGO को, किसी एक इंसान को लगता है कि ये सारे समाज के लिए हानिकारक है, वो उसकी हेल्थ के लिए हो, वो इन्वायरमेंट हो, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। PIL फाइल करने का मतलब, अगर मुझे लग रहा है सरकार ने मान लो कोई फॉरेस्ट काटने का जो है वो दी है, कमांड दी है, मुझे लग रहा है कि वहां के आसपास की सारी कम्युनिटी को इससे नुकसान होगा, हमारी नदियां गंदी होगी, हमें साफ एयर नहीं मिलेगी, मैं क्या कर सकती हूँ, जाके PIL फाइल कर सकती हूँ कि ये तो समाज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। दैट इज PIL इन अ लेमन लैंग्वेज। नाउ अंडरस्टैंड हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड PIL। ये कह रहे कि इट इज अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल सही बात है, ये लीगल एक्शन है, कोर्ट ऑफ लॉ में इनिशिएट कर सकते हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ व्हाट, पब्लिक इंटरेस्ट। किस चीज के इन्फोर्समेंट के लिए? समाज के, पब्लिक एज अ कलेक्टिव के इंटरेस्ट के लिए, या फिर जनरल इंटरेस्ट के लिए। सही बात है। इन विच पब्लिक हैव पेक्यूनरी इंटरेस्ट, जहां पर पब्लिक का, समाज का, सोसाइटी का, कलेक्टिव लोगों का इंटरेस्ट शामिल है, बाय विच देयर लीगल राइट्स आर अफेक्टेड, और उनको लगता है हमारे लीगल अधिकारों का हनन हो रहा है। मैंने वही बोला, जैसे कि मैंने अभी फॉरेस्ट वाला एग्जांपल दिया, मैं PIL में क्या लिखूंगी, आर्टिकल 21 गिव्स मी द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एंड इट इज इन अ ब्रॉडर कॉनोटेशन, राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, है ना, जिंदगी बचेगी कैसे, इसे साफ हवा होगी तभी ना। तो मैं उसके अंदर लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना PIL फाइल कर रही हूँ कि भाई इतने सारे लोगों का आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। ठीक है,
अब देखो क्या कारण है जिसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। पहला है रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडाई इन हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 व्हिच फोकस्ड ऑन इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। सबसे पहले तो जो लोकस स्टैंडाई है उसको रिलैक्स कर दिया गया था इस वाले केस के अंदर, जहां पर जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, मतलब जिनके केसेस अभी कोर्ट में चल रहे हैं, उनकी इनह्यूमन कंडीशंस। मैं आपको वैसे बताऊं, एक चीज यहाँ पर जेल रिफॉर्म्स को लेके भी ना बहुत ज्यादा, जेल रिफॉर्म्स बेटर वर्ड होगा प्रिजन रिफॉर्म्स। प्रिजन रिफॉर्म्स पे भी क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है मेंस के अंदर, ये चीज याद रखिएगा। प्रिजन रिफॉर्म्स पे ना बहुत बार जो है बातचीत हो चुकी है कि हमारे प्रिजन्स के हाल, जेल के हाल बिल्कुल भी सही नहीं है, ना वहां पर कोई साफ सफाई है, ना प्रॉपर वॉशरूम्स हैं, लिविंग कंडीशंस आर वर्स्ट देन एवर। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, वहां पे मर जाते हैं, और तो इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की वजह से वो जो है लोकस स्टैंडर्ड रिलैक्स किया गया था। एक तो ये कारण है। आगे अगर हम बात करें, दूसरा है जुडिशियल एक्टिविज्म। ये मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। दो चीजें हैं, एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, एक होता है जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल एक्टिविज्म होता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है जजमेंट के साथ साथ सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट देती है कि हमारी अपनी तरफ से सजेशंस ले लो। जैसे चाइल्ड मैरिज को लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे खासे, अगर चाइल्ड मैरिज का क्वेश्चन आता है ना, आप जाके देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी सजेशंस दी हैं कि ये कर सकते हैं। जुडिशियल ओवररीच होता है जहां पर जुडिशरी का एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है, जिस टॉपिक पे उनका कोई इंटरफेरेंस बनता नहीं है, जब वो वहां इंटरफेयर करने लग जाते हैं, दैट इज जुडिशियल ओवररीच। यहां पर है जुडिशियल एक्टिविज्म। पीएन भगवती और वी.आर. कृष्णा जैसे जजेस, वी.आर. कृष्णा अय्यर जैसे जजेस ने पीआईएल प्रमोट किया था एज अ व्हीकल फॉर इंश्योरिंग फंडामेंटल राइट्स एज इश्राइंड अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आपको पता है, सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिट्स वाला है ये, अगर आपको याद है, इतना तो बेसिक याद ही होगा। तो इन जजेस ने बोला था कि पीआईएल जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बहुत बड़ा व्हीकल है, बहुत बड़ा मींस है जिससे हम अपने फंडामेंटल राइट्स इंश्योर कर सकते हैं एज अ सिटीजन। तीसरा है सोसाइटल कंसर्न। पीआईएल के थ्रू बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए जाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई, करप्शन हो गया, एग्जांपल एमसी मेहता केस। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इनएक्शन। पीआईएल के थ्रू बहुत सारे, अगर लेजिस्लेचर जो है बहुत सारे मैटर्स पर फेलियर शो कर रही है कि हम वो बात ही नहीं करना चाहती या फिर कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप्स नहीं लेना चाहती, एड्रेस करने में फेलियर होता है सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज, वहां पे भी पीआईएल जो है वो बहुत सारी इनएफिशिएंसीज को हाईलाइट करता है कि फेलियर दिखाई दे रहा है इनके काम करने का। जैसे कि पीआईएल और पेपर लीक पे पीआईएल दर्ज हो सकती है, ये सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, इतने दुनिया भर के पेपर लीक हो गए, लेकिन फिर भी देखो ना, यहां पर भी कुछ ना कुछ लूपहोल होगा, यहां पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तब जाके प्रोटेस्ट पे बात पहुंचती है। एक प्रोटेस्ट होना ना, अंडरस्टैंड करो, जब पूरा सिस्टम फेल होता है ना, कलेक्टिव सिस्टम फेलियर होता है एट ऑल द लेवल्स, हर लेवल पर। मतलब आप सोचो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे सेफ्टी वॉल्व्स अवेलेबल हैं फॉर सिटीजंस, फॉर देयर राइट्स, एवरीथिंग इज गिवन, बट देन ऑल्सो इफ अ सिटीजन नीड्स टू प्रोटेस्ट, सिट फास्ट अनटू डेथ, इतना करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कलेक्टिव लेवल पर सिस्टम का फेलियर है टू हेयर what citizens have their problems। तो ये वाली चीज थोड़ी याद रखनी पड़ेगी आपको, समझो। देखो, मेंस इज ऑल अबाउट हाउ बेटर यू अंडरस्टैंड द होल सिस्टम, नथिंग एल्स। अब आपने बोला भाई पीआईएल में राइज होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या वर्ल्ड की पावरफुल जुडिशरी है? इसके फेवर में आर्गुमेंट्स क्या है? उपेंद्र बख्शी हैं, उन्होंने बोला था पीआईएल ने ट्रांसफॉर्म करा इंडियन जुडिशरी को टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का इंस्टीट्यूशन कैसे? सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे उठते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, करप्शन हो गया, फीमेल्स को लेके हो गया, कुछ भी हो गया। दूसरा, जहां पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इन एक्शन शो करती है, इनएफिशिएंसी शो करती है, बात ही नहीं करना चाहती, कुछ स्टेप नहीं लेना चाहती, वो भी हाईलाइट होता है। इससे क्या होता है? गवर्नेंस इंप्रूव होते हैं, मुद्दा बाहर आएगा तो गवर्नेंस ही बेटर होगी ना। तो ये दूसरा है जुडिशियल एक्टिविज्म। पीआईएल ने एक्टिवली सारे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज, मुद्दों को एड्रेस किया है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी इन द पुट्टास्वामी जजमेंट। तीसरा है एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट्स। जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी एक्सपेंसिव, ब्रॉडर कॉनोटेशन, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट दिखवाया है पीआईएल ने। जैसे फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में हेल्थ भी है ना, एजुकेशन भी है, राइट टू चूज पार्टनर भी है। तो कितने सारे अधिकारों इसी आर्टिकल 21 में आ गए।
फिर है जुडिशियल रिव्यू। बहुत बार एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है थोड़ा डिक्टेटरशिप मोड में आके कोशिश करती है, हमें पता है इंदिरा गांधी के टाइम पे भी ये कोशिश की गई थी, कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से लॉज एंड रूल्स ऐसे बनाए जाएं जिसपे कोई चेक्स एंड बैलेंस ना हो, लेकिन उसके लिए भी सेफ्टी वॉल्व है जुडिशियल रिव्यू, जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओवरटर्न कर सकता है इनके डिसीजंस। एनजैक के जजमेंट में ये देखा गया था। एंड सो मोटो पावर, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल सेफ्टी वॉल्व आई मस्ट से। सुप्रीम कोर्ट जो है अगर उसको लगता है कोई मैटर, कोई मुद्दा देश में ऐसा है जिसपे सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस की जरूरत है, तो वहां पर सो मोटो मतलब खुद से, सो मोटो का क्या मतलब है, खुद से सुप्रीम कोर्ट जो है उस केस का, उस मैटर का कॉग्निजेंस ले सकता है, अपने अंडर उसे ले सकता है, ताकि रीच इन्फ्लुएंस और बेटर जजमेंट, बेटर जस्टिस दिया जा सके। अब बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस सो मोटो अपने अंदर लिए हैं, आप एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं यहां पर अगर आपके पास अच्छी लिस्ट है। अब अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ओवररीच। ओवररीच पे जुडिशरी की हमेशा क्रिटिसिज्म होती है कि जुडिशरी का जहां पर जुरिसडिक्शन नहीं है, जहां पे इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए स्पेसिफिकली पॉलिसी इश्यूज के अंदर, वहां सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करने लग जाती है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है उसकी हाइट को लेके हुआ था। इनएफिशिएंसी एंड डिले इज द बिगेस्ट बैकलैग ऑफ दिस जुडिशरी। हमारे देश में जुडिशरी का एक ही प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम्स व्हाट आई फील इज, फर्स्ट इज इनएफिशिएंसी एंड डिले, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टू सम एक्सटेंट, एंड थर्ड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल्स। ये तीन इश्यूज मेजॉरिटी पे है। एज ऑफ 2023 इंडियन जुडिशरी देख लो, बैकलॉग देख लो, 4.7 करोड़ केसेस का। इतना बुरा हाल है कि कभी कभार तो रेप केस की जजमेंट आती है, उस लड़के को मरे हुए ही 10-12 साल हो जाते हैं। तो अगर इतना ज्यादा है और फिर आप आपके देश में जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं उसमें आप बोलते हैं कि भाई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है, तो कहां तो प्रिंसिपल्स ऐसे हैं और काम देखो आप, तो यहां पर भी मैच नहीं है। 4.7 करोड़ केसेस का बैकलॉग। तीसरा है लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन, कोर्ट के वर्डिक्ट्स, कोर्ट के जजमेंट्स की इंप्लीमेंटेशन नहीं करी जाती, सजेशंस बाइंडिंग नहीं है तो सुना नहीं जाता, इस वजह से सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन पीआईएल की हो ही नहीं पाती। मैं यही बोल रही हूँ, यहां पर भी पक्का लूप होल जाके आगे जाके लूप होल मिलेगा, तभी जाके प्रोटेस्ट तक बात पहुंचती है। फोर्थ है इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग। साबरीमाला वाले केस में, ट्रिपल तलाक वाले केस में बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अच्छी खासी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देती हैं, डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन भी दिखाई देता है, और कभी कभार इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग भी दिखाई देती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। देयरफॉर पीआईएल कैन बिकम अ क्रूशियल टूल फॉर अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज। बिल्कुल सही बात है, पीआईएल जो है वो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है और सबसे पहले जो मार्जिनलाइज वल्नरेबल सेक्शन है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, बट इट मस्ट नॉट डीजेनरेट इनटू पब्लिसिटी और प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये भी आई थिंक पीएन भगवती ने कहा था, ये बोला है कि पीआईएल को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, भाई कुछ भी मन करा इंटरेस्ट पीआईएल फाइल कर दी, या फिर प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि प्राइवेट इंटरेस्ट में तो इंसान जो है वो थोड़ा सेल्फिश एक्ट कर सकता है, वो नहीं होने देना है। सिर्फ वही इंटरेस्ट लिटिगेशंस एक्सेप्ट होनी चाहिए, आनी चाहिए, या फिर उसकी बात होनी चाहिए जो कि एक्चुअली जनरल इंटरेस्ट में है, समाज के इंटरेस्ट में है। ठीक है, ये थे आपके आज के सवाल। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर पॉलिटी क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।